तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 8000 साल बाद दिखाया जाता है। एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं। फिर एक पर्सन कहता है, अरे सामने देख, उसमें से कोई बंदा निकल के आ रहा है। उसकी बात सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, क्या कोई उसमें से निकल के आ रहा है? ऐसा लगता है कि वो चीज अब फाइनली शुरू हो चुकी है। उस पोर्टल में से एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है और वो ओल्ड मैन कहता है, इस समय से स्टार बाउंड्री के ऊपर जो बैन लगा था उस बैन को 1 साल के लिए हटा दिया गया है और वॉइड फेस्टिवल को ऑफिशियली शुरू किया जाता है। उसकी ये बात सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर काफी सारे लोग उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। फिर ओल्ड मैन के साइड वाला सोल्जर कहता है, ये वॉइड फेस्टिवल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसको हर 1000 साल बाद मनाया जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है, ये वॉइड फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि हम ह्यूमन रेस ने इंक क्लैन को हराया था, ये उसी की खुशी में मनाया जाता है। ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही बिगेस्ट इवेंट है। तुम इसको ये भी कह सकते हो कि ये चीज ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही बिगेस्ट इवेंट है। ये पहले 7 बार मनाया जा चुका है और इस बार ये 8वीं बार मनाया जा रहा है। फिर उसके साइड वाला सोल्जर कहता है, ओल्ड मैन क्या आप बता सकते हो कि इंक किस प्रकार की एग्जिस्टेंस थी? वो ओल्ड मैन कुछ सोचता है और कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। उस समय मैं छोटा बच्चा था और मेरे को बस ये सुनने में आया था कि ह्यूमन रेस ने इंक क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस समय इंक जब पूरे अर्थ एंड हेवन को डोमिनेट कर रही थी। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रूशल थी। काफी सारे 9th रैंक के मास्टर एक साथ आए और वह सभी एक साथ आने के बाद उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और धीरे धीरे करके वह इंक क्लैन को हराने लगे। उनकी पोजीशन ठीक होने लगी और फाइनली उन लोगों ने इंक क्लैन को हरा दिया। लेकिन उसके लिए ह्यूमन रेस को भी बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। ह्यूमन रेस की तरफ से काफी सारे मार्शल आर्ट के मास्टर मारे गए और 3000 वर्ल्ड वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। उन 3000 वर्ल्ड में चारों ओर इंक फैल गए थे। सिर्फ 2 ही यूनिवर्स उस समय बचे हुए थे, एक तो हाई हेवन टेरिटरी और दूसरा है मॉन्स्टर टेरिटरी। 8000 साल पहले 9th रैंक के मास्टर वह जब सब एक साथ आए तो उन लोगों ने डिस्कस किया कि वो कैसे अपने सोल्जर की पावर को बढ़ा सकते हैं। उन सभी ने काफी सारे कल्टीवेशन के मेथड बनाए और उन लोगों ने कल्टीवेशन के मेथड को सभी में बांट दिया जिससे कि सभी लोग स्ट्रांग हो जाए। दूसरा सोल्जर कहता है, क्या 8000 साल पहले कल्टीवेशन करना इतना ज्यादा आसान था? उसके साइड वाला सोल्जर कहता है, क्या 8000 साल पहले कल्टीवेशन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी थी? क्या कोई भी स्टार बाउंड्री के अंदर इजीली एंटर कर सकता है? ओल्ड मैन कहता है, स्टार बाउंड्री जिसके पास वर्ल्ड ट्री का क्लोन था उसने सबसे पहले एक फर्स्ट ओपन हेवन के पर्सन को प्रोड्यूस किया। उसके बाद ऐसे काफी सारे पर्सन पैदा हुए जो ओपन हेवन के रिलम पे पहुंच गए। फिर वो सोल्जर कहता है, ओ इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैंने ये सुना था कि काफी सारे लोग थे जो हाई हेवन टेरिटरी और मॉन्स्टर मिराइड को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लग गए। वो ओल्ड मैन कहता है, जैसे ही वॉर खत्म हो गई उसके बाद जो ह्यूमन की संख्या वो बढ़ने लग गई और लोगों के रहने के लिए जगह लिमिटेड होने लगी जिसकी वजह से वह सभी दूसरे जगह पर जाके रहने लगे। और वो सोल्जर कहता है, तो फाइनली ये वॉइड फेस्टिवल इसी वक्त से शुरू होता है। वो ओल्ड मैन कहता है, इस वॉइड फेस्टिवल के दौरान कोई भी किसी भी हेवन एंड पैराडाइज के अंदर जाके ज्वाइन कर सकता है अगर वो क्वालिफाई हो। अगर तुम एक बार उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम स्टार बाउंड्री में रहकर कल्टीवेशन कर सकते हो। फिर वो सोल्जर कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि काफी सारी प्रेग्नेंट वीमेन एंड कपल वे सभी स्टार बाउंड्री के अंदर जा रहे हैं। वे सभी जा रहे हैं ताकि वे किसी भी टेम्पल को ज्वाइन कर पाए और फिर उनके पेट में जो बच्चा होगा वो इस वर्ल्ड की एनर्जी के साथ बड़ा होगा। वे इस वर्ल्ड की एनर्जी को एंजॉय करेंगे। फिर हमको 2 कपल को दिखाया जाता है जिसमें से लड़का कहता है, आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों खाती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर वो लड़की कहती है, मैंने तुमको कितनी बार बोला है मैं ज्यादा नहीं खा रही, बल्कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसको भूख लग रही है, वही ये सब इतना खा रहा है। और फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम यांग काई के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि वो रियली में एग्जिस्ट करता है और उसकी इतनी सारी मूर्ति हर जगह क्यों है? फिर वो लड़का कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं 8000 साल पुराना नहीं हूँ। और फिर वो लड़की कहती है, मैंने ये सुना है कि यांग काई वह इसी फेस्टिवल के दौरान वापस आने वाले, तो क्यों ना हमें वहाँ पर जाना चाहिए और यांग काई को देखना चाहिए। फिर वो लड़का कहता है, आखिर तुम उसको देखना क्यों चाहती हो? वो लड़की कहती है, आखिर मैं उसको क्यों ना देखूं, वो एक हीरो है जिसने सभी ह्यूमन को बचाया, उसने इंक क्लैन को हराया, तो मैं उसको जरूर देखने जाऊंगी। वो लड़का कहता है, अरे उसकी तो बायोग्राफी खत्म हुई, 8000 साल हो गए, कौन जाने कि वो अभी तक जिंदा हो। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक जिंदा होगा। वो लड़की कहती है, नहीं वो जरूर अभी तक जिंदा होगा क्योंकि वो एक हीरो है। वो लड़का कहता है, तुम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम उससे जेलस से हो रहे हो? वो लड़का कहता है, आखिर मैं उससे जेलस क्यों हुआ क्योंकि यांग काई की वैसे भी काफी सारी वाइफ है। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है, अरे ऐसा लगता है कि तुम यांग काई के बारे में जानते हो। वो लड़का कहता है, अरे मेरे को माफ कर दो, मैं पहले तुमसे झूठ बोल रहा था। उन दोनों के बीच में ऐसी बातें चली रही होती है। फिर हमको लिंग जियाओ प्लेस की ओर दिखाया जाता है। वो कुआंग सामने के नजारे को देख के कहता है, यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा 9th रैंक के मास्टर है और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी है जिनको हमने काफी समय बाद देखा है। वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं और हमें एक 9th रैंक के मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है,
पास्ट में जब मैं सिर्फ 8th रैंक पे था तो मैंने अकेले एक रॉयल लॉर्ड को हरा दिया था। अरे तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना, बताओ इन लोगों को कैसे मैंने उस समय रॉयल लॉर्ड को हराया था। उसका डिसाइपल कहता है हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। फिर वो जनरल कहता है तुम कितने ज्यादा झूठ बोलते हो, मैंने खुद देखा था कि तुम रॉयल लॉर्ड के हाथों से कितनी बुरी तरह से मार खा रहे थे। उसकी बात सुनकर तो उस 9th रैंक के मास्टर को गुस्सा आता है और वो अपने मनी मन में उसको गाली देने लगता है। फिर पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है तो काफी साल हो गए, लगभग 1000 साल हो गए, मैं तुम सभी को 1000 साल बाद देख रहा हूँ। हमको पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि आर्मी का चीफ होता है। आर्मी का चीफ कहता है यहाँ पर मुझे काफी सारे ऐसे नए फेस दिख रहे हैं और पुराने भी लोग दिखे, तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम पहले से और भी ज्यादा बदल चुके हो। सभी लोग आर्मी के चीफ की ओर देखते हैं और वह सभी खुश हो जाते हैं। फिर हमको हाई हेवन टेरिटरी की ओर दिखाया जाता है। आर्मी का चीफ अपने मन में कहता है समय के हिसाब से तो यांग काई को अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन वह अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है या फिर उसने जिस मेथड को परफॉर्म किया था उस मेथड के साथ कुछ गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यांग काई की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से गायब हो चुकी है? और फिर वहाँ पर अचानक से वेव की आवाज आने लगी और वो कहता है आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? सभी लोगों को वो आवाज आने लगते। फिर सभी लोगों का ध्यान आसमान की ओर जाता है और वो कहता है अरे आसमान में देखो, आसमान में तो एक समुद्र की लहर आ गई और वह समुद्र की लहर चारों ओर फैल जाती है। कुछ छोटे बच्चे जिनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है वह उस लहर के साथ खेलने लगते हैं और हमको दिखाया जाता है उस लहर के बीच में एक पिंजरा होता है। रुओजी उसको देख के कहती है अरे ये लहर तो ये तो ग्रेट डाउ की पावर है। यांग काई की डिमन वाइफ कहती है आखिर इसे क्या हुआ, यह अचानक से रुक क्यों गया? रुओजी कहते ये फ्लक्चुएशन, ये तो कुछ फेमिलियर लग रहा है और हमें यांग काई को डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कहता है ये पावर ये तो ग्रेट डाउ की पावर है और हमको दिखाया जाता है उसी बीच यांग काई निकलते हुए कहता है तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ। यांग काई को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यांग काई की मदर तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसको यांग काई की सभी मेमोरी आने लगती है। सुयन एंड यांग काई की डीमन वाइफ वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग यांग काई के पास आके रोने लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यांग काई की आंखें बंद होती है और वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है सच में एक यूनिवर्स को फिर से रिस्टोर करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि मुझे इसमें और भी ज्यादा समय लगने वाला है। और हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है आर्मी का चीफ उसके पास आता है और कहता है हेवन टेरिटरी और मॉन्स्टर टेरिटरी को छोड़कर जितने भी वर्ल्ड है उन सभी वर्ल्ड में लगभग इंक फैल चुके हैं और उसमें से कुछ ऐसे वर्ल्ड है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। धीरे धीरे करके ह्यूमन के रहने के लिए जगह कम होते जा रही है और ह्यूमन की संख्या बढ़ती जा रही है। जितने भी कल्टीवेटर है हमें उन सभी को जानबूझकर सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि वे रिसोर्सेज के लिए आपस में ही फाइट करने लग जाए जिससे कि चारों ओर तबाही मच जाए। यांग काई कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि हम ये वॉर तो जीत चुके हैं लेकिन बदले में हम अपनी जमीन को हार चुके हैं? आर्मी का चीफ कहता है हाँ मैं यही कह रहा हूँ। और बाय द वे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही थके हो? उसकी बात सुनकर यांग काई पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और कहता है तुम इसके बारे में मत ही पूछो। यांग काई की ऐसी हालात देखकर सीनियर ब्रदर कहता है अरे यांग काई ये क्या हो गया? इस वर्ल्ड में क्या ऐसी चीज है जो तुम्हारा ये हाल कर सकती है? क्या यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है? यांग काई कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बात यह है कि कुछ दिनों पहले मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती हाई हेवन पैलेस में मेरे को अकेला छोड़ दिया। फिर आर्मी का चीफ कहता है आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? यांग काई कहता है ये तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अपनी ब्लड लाइन को बढ़ाना चाहते थे। मेरी सभी वाइफ ने मेरे को ये बोला कि जब तक उनके साथ एक बच्चा न हो जाए तब तक वह मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सच में ये दिन मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल से भरे थे। मैं इन दिनों में कुछ ज्यादा ही थक गया। ये तो इंक से फाइट करने से भी ज्यादा मुश्किल था। उसकी ये बात सुनकर तो सीनियर ब्रदर और आर्मी का चीफ उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। और फिर आर्मी का चीफ कहता है चलो ठीक है, वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे यूनिवर्स को रिपेयर करने वाले हो? यांग काई कहते हैं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी करंट पावर के साथ किसी भी यूनिवर्स को आराम से रिस्टोर कर सकता हूँ। और फिर हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो किसी यूनिवर्स को रिस्टोर कर रहा होता है और कहता है सच में ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, मुझे लगा था ये आसान है लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। यहाँ का जो स्पेस टाइम है वो बाहर के स्पेस टाइम से अलग है। मेरे को लगभग 1000 साल हो गए इस जगह को ठीक करते हुए, लेकिन बाहर के लिए ये 1 सेकंड से भी कम का समय। और यांग काई को इंक कहता है अरे ये जगह तो खाली है, क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है? यहाँ पर तो बिल्कुल भी फन नहीं है। यांग काई उससे कहता है इन सब में तुम्हारी ही गलती है। इंक कहता है अरे इस सब में मेरी गलती कैसे है? मैं तो लिटिल 11th हूँ ना और मेरा तो इंक के साथ कोई लेना देना नहीं है। और हमें इस बात से पता चलता है कि इंक पूरी तरह से ठीक है। तो वेल गाइस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो मैंने न्यू सीरीज शुरू की है ना, आप लोग उसको भी देखो, आप लोग उसको सपोर्ट करो। और ये बात तो आप भी जानते हो कि जितने ज्यादा वीडियो पे व्यू आएंगे उतना ही मेरा मन करेगा कि मैं और भी ज्यादा वीडियो को अपलोड करूँ। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।